हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो हम लोग इस डीपी की 32 क्लास है, मैंने आपको 31 क्लास करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 31 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। नहीं तो आप लोगों को क्या होगा, चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल अच्छे से देखते चलना है और नोट्स भी बनाते चलना है और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करना है। तो हम लोगों के इसमें 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए थे सीडीपी में। आज मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी जो कि है चौथा चैप्टर। इसका क्या नाम है, इसका नाम है बुद्धि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या होती है बुद्धि, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए। तो चलिए जानते हैं कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के बारे में जानते हैं। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। पर्यावरण के साथ समायोजन का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण के साथ समायोजन कर लेती है। हम लोग कोई भी चीज़ होती है तो बुद्धि के माध्यम से तो बुद्धि के माध्यम से ये तो हम लोग कर पाते हैं कि उसी हिसाब से हम लोग का वर्क हो पाता है। किसके हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से। पर्यावरण के साथ समायोजन यानी पर्यावरण की कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या होती हैं, मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। तो हम लोग किसके माध्यम से पता कर पाते हैं, बुद्धि के माध्यम से, कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, कितना उपयोगी है। इसके बाद सीखने की क्षमता, जो सीखने की क्षमता होती है हमारी, वो भी किसके माध्यम से पता चलती है, बुद्धि के माध्यम से तो पता चलती है। और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता। अमूर्त तर्क क्या होता है, अमूर्त तर्क वो होता है जो हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उस काम को करते हैं। तो वही कहा गया है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को क्या अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्या है, क्षमता है। तो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि सीखने, समझने एवं अच्छी स्मरण शक्ति आदि गुणों के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी सीखने के लिए भी और समझने के लिए भी, और क्या, अच्छी स्मरण शक्ति यानी जो अच्छी चीज़ें होती हैं इन सब के लिए हम क्या करते हैं, बुद्धि का ये तो उपयोग करते हैं। बुद्धि के माध्यम से क्या होता है, हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। तो वही कहा गया है कि सीखने के लिए भी, समझने के लिए एवं अच्छी स्मरण शक्ति आदि गुणों के लिए हम क्या करते हैं, बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग के मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, बर्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। जो बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक है, तो ये क्या कह रहे हैं बुद्धि के बारे में, ये कह रहे हैं कि बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों का मतलब क्या होगा, जो नई परिस्थितियाँ होंगी, नई परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात क्या होती है, योग्यता होती है। यानी बुद्धि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसके बारे में क्या करते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। तो ये हमारी जो योग्यता होती है ये क्या होती है, जन्मजात होती है। अब हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं टर्मन के अनुसार। ये जो टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त वस्तुओं का मतलब क्या होता है, जो हम लोग देख नहीं सकते लेकिन माइंड में क्या करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, अमूर्त चीज़ें होती हैं। तो टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता क्या होती है, बुद्धि होती है। अब हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, इनका नाम है बकिंघम। ये जो बकिंघम नामक मनोवैज्ञानिक हैं ये क्या कह रहे हैं बुद्धि के बारे में, ये कह रहे हैं कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो हम लोग सीखते हैं, कोई भी कार्य हम लोग करें तो उससे हम लोग क्या होता है, कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, या तो पहले हम लोग सीख लेते हैं फिर उस कार्य को क्या करते हैं, तो वो क्या है, बुद्धि है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है बकिंघम नामक मनोवैज्ञानिक ने। क्या कहा है, कहा है कि सीखने की शक्ति क्या होती है, बुद्धि होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्होंने क्या क्या बताया है। और कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उनके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बुद्धि के द्वारा ही अपने जीवन में
बुद्धि के द्वारा ही वह अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को क्या करता है, सुलझाता है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को क्या करता है, समझता है। तो अब आप लोगों की यह लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई या कोई भी कुछ चीज़ आई तो आप लोग किसके माध्यम से सोचते हो, बुद्धि के माध्यम से तो सोचते हो। कोई भी परिस्थिति आ गई किस तरीके की है तो वहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके का बिहेवियर रखना है, तो ये सब किसके माध्यम से होता है, ये सब बुद्धि के माध्यम से तो पॉसिबल होता है। तो वही कहा गया है कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उनके अनुसार अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। बुद्धि के द्वारा ही वह अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को क्या करता है, सुलझाता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो अब किसके माध्यम से सुलझाया जाएगा, बुद्धि के माध्यम से तो सुलझाया जाएगा कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, तो वही कहा जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है बुद्धि की विशेषताएं। तो चलिए जानते हैं कि जो बुद्धि होती है तो इसकी विशेषताएं क्या होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में जानते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है, और दूसरा कह रहा है कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, और जो तीसरा है वो कह रहा है बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है, यानी बुद्धि क्या करती है, कोई विकार होता है तो उसका क्या करती है, सलूशन निकाल लेती है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सलूशन निकाल लेगी, और कोई विकार होगा तो उसके बारे में समझ जाती है। बुद्धि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तर्क लगा पाते हैं कि हम लोग को किस तरीके से वर्क करना है जिससे हम लोगों का ये काम क्या हो, अच्छी तरीके से हो जाए। बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी भी होती है। बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है। और क्या होता है, बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता होती है। बुद्धि मतलब क्या करते हैं हम लोग, मतलब जो बुद्धि होती है बहुआयामी होती है, यानी बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, कई तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि के माध्यम से क्या करते हैं, सोचते हैं चीज़ों को। तो इसलिए ये क्या हो गई, बहुआयामी होती है, यानी इसके कई सारी चीज़ों को मतलब हम लोग कई तरीके से सोच सकते हैं कि ये कर लें वो कर लें। फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को जो हम लोग को सही डिसीजन लगता है वो लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बुद्धि बहुआयामी है और बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसका सलूशन किस तरीके से निकालते हैं, बुद्धि का उपयोग करके तो निकालते हैं। तो वही कहा गया है कि बुद्धि समस्या समाधान की क्या है, क्षमता है, यानी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जो सलूशन निकालती है वो कौन निकालती है, बुद्धि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। यानी जो बुद्धि होती है जन्मजात होती है, यानी ये कहाँ से होती है, जन्मजात, यानी जब हम लोग का जन्म नहीं होता है उसके पहले से ही हम लोग के मतलब कि ये क्या है, जन्मजात है। मतलब कि जब हम लोग कहाँ पे होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तभी से हम लोगों को क्या होता है, बुद्धि का विकास हो जाता है। और ये वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी, यानी माता पिता से हमें प्राप्त होती है। वंशानुक्रम का मतलब यही होता है। तो वही कहा गया है कि बुद्धि क्या है, एक जन्मजात शक्ति है और ये वंशानुक्रम से क्या होती है, प्राप्त होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या कहा जा रहा है, अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, अतीत के अनुभवों से, मान लीजिए आप लोगों के पास्ट में कुछ हुआ तो वही क्या, उससे आप लोग कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही, सीखोगे कि नहीं सीखोगे। तो फिर आप लोगों के सामने अगर फिर कभी वैसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर आप लोग क्या करोगे, तो अब आप लोग मतलब सोच लोगे कि अब हमें उस तरीके से नहीं करना है, कि मतलब जो हमारे लिए पिछली बार क्या हुआ था, हानि हुई थी। तो वही कहा गया है कि बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। तो आप लोग से अगर एक बार कोई गलती हो जाएगी तो आप लोग फिर दोबारा क्या करते हो, दोबारा तो उसे करते नहीं हो। तो वही कहा गया। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, बुद्धि के माध्यम से ये तो पॉसिबल है। तो वही कहा गया है कि बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की क्या होती है, योग्यता होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। लिंग भेद का मतलब क्या होता है कि यही कि मेल फीमेल, तो उसमें क्या मतलब कि कहा जा रहा है कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में क्या होता है, अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या मतलब कि जो लिंग होते हैं यही मेल और फीमेल, तो क्या हम लोग इसमें अंतर कर पाते हैं क्या, कि इनकी बुद्धि में क्या है, तो नहीं कर पाते ना। तो वही कहा जा रहा है कि
लिंग भेद के कारण बुद्धि में क्या होता है, अंतर दिखाई नहीं पड़ता। यानी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि सब में होती है, चाहे कोई मतलब वो लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो। तो वही कहा जा रहा है कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है। अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं पिंटर के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। यानी बुद्धि का विकास क्या, ये जो पिंटर नामक मनोवैज्ञानिक है ये क्या कह रहे हैं बुद्धि के बारे में, ये कह रहे हैं कि बुद्धि का विकास जन्म से, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तभी से लेकर और किशोरावस्था के मध्यकाल तक। किशोरावस्था कहाँ तक की होती है, 18 साल तक की होती है। तो वही कहा गया है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर कहाँ तक चलता है, किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा पिंटर नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो चलिए जानते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में जानते हैं। बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं इसमें, इसको चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ तक नोट्स भी बना लिए होंगे और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण ही बुद्धि के सिद्धांत हैं। यानी बुद्धि की प्रकृति क्या है और इसकी संरचना क्या है, इसका क्रमबद्ध स्पष्टीकरण यानी इसको सही रूप से बताना ये क्या है, बुद्धि का सिद्धांत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की प्रकृति व संरचना को जानने के लिए उनके अनेकों अध्ययन किए, जिसका मुख्य उद्देश्य बुद्धि के तत्वों या घटकों क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं, को पता लगाना था। यानी कुछ मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, बुद्धि के बारे में जाना। तो किस तरीके से जाना, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की प्रकृति व संरचना को जानने के लिए अनेकों अध्ययन किया। पहले तो अध्ययन किया, फिर जिनका मुख्य उद्देश्य बुद्धि के तत्वों या घटकों का क्या था, पता लगाना था। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, अध्ययन किया। और मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य उनका यही था बुद्धि के तत्वों को क्या करना, पता लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया है कि जिससे बुद्धि की जटिल प्रक्रिया को और अच्छे से समझा जा सके। जटिल प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, कठिन प्रक्रिया है। जब अध्ययन किया तो क्या हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो इससे क्या हुआ, और सरल तरीके से चीज़ों को समझा। तो वही कहा जा रहा है जिससे बुद्धि की जटिल प्रक्रिया को और अच्छे से क्या किया जा सके, समझा जा सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत निम्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि एक खंड कारक का सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। इसके बाद आता है द्विखंड का सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। इसके बाद आता है त्रिखंड का सिद्धांत, इसको बोलते हैं थ्री फैक्टर थ्योरी। इसके बाद आता है बहुखंड का सिद्धांत, इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसके बाद आ रहा है पांचवा मात्रा का सिद्धांत, इसको बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी। ये सब क्या है, ये सब बुद्धि के क्या होते हैं, सिद्धांत हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से और डीप में पढ़ते हैं कि जो एक खंड का सिद्धांत है इसको क्या कहते हैं और ये क्या होता है, इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं। एक खंड का सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर या सिंगल फैक्टर थ्योरी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिफैक्टर और इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या तो यूनिफैक्टर बोल दीजिए या तो क्या बोल दीजिए, सिंगल फैक्टर थ्योरी बोल दीजिए। ठीक, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत को अल्फ्रेड विने ने दिया था। किसने दिया था, अल्फ्रेड विने ने दिया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बुद्धि के एक कारक फैक्टर का सिद्धांत था तो किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, अल्फ्रेड विने ने दिया था। और उनके सहयोगी टर्मेन एवं स्टर्न हैं। उनके सहयोगी कौन है, जिन्होंने इनका साथ दिया था, टर्मेन एवं स्टर्न ने, मतलब कि जो टर्मेन एवं स्टर्न है इन्होंने क्या किया था, इनकी हेल्प की थी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, अल्फ्रेड विने को दी जाएगी। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या लिखोगे, अल्फ्रेड विने लिखोगे। ठीक, बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो हर एक गतिविधि में सम्मिलित है। क्या कहा जा रहा है कि जो बुद्धि होती है वो क्या है, एक ऐसी क्षमता है जो हर एक गतिविधि में सम्मिलित होती है। आप लोग कोई भी कार्य करोगे, कोई भी एक्टिविटी करोगे तो बुद्धि के माध्यम से ये तो पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। बिना बुद्धि के आप लोग कर ही नहीं पाओगे। कोई भी कार्य करने जाओगे, हम कोई भी करने जाओगे तो आप लोग क्या करोगे, मतलब बुद्धि के द्वारा
पॉसिबल है कि हमें किस तरीके से करना है ये कार्य। तो वही कहा गया है कि बुद्धि, जो अल्फ्रेड बिनो हैं इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि बुद्धि एक ऐसी क्षमता होती है जो हर एक गतिविधि में क्या होती है, सम्मिलित होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग के दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है द्विखंड का सिद्धांत, यानी टू फैक्टर थ्योरी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो ये सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। यानी जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो ये दिया था स्पीयरमैन ने दिया था। अब इनके अनुसार जानते हैं, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। जो स्पीयरमैन है ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, दो प्रकार की बुद्धि होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है समान बुद्धि और दूसरी होती है विशिष्ट बुद्धि। जो समान बुद्धि होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस। और जो दूसरी विशिष्ट बुद्धि होती है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अब इसके बारे में जानते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? इसे जी और यस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जी और यस थ्योरी भी कहते हैं। समान बुद्धि को जन्मजात माना जाता है और ये सभी में होती है। विशिष्ट बुद्धि का संबंध विशिष्ट कार्यों से होता है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो समान बुद्धि होती है ये तो सब में होती है, लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि होती है तो ये क्या होता है, ये कुछ लोगों में ही होती है। यानी साझा, यानी बैडमिंटन, ये स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। और इसके बाद विराट कोहली है, जो ये तो क्रिकेट वगैरह खेलते, जो विराट कोहली ये क्या करते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें क्या इंटेलिजेंस, इनमें क्या पाई गई? स्पेसिफिक एबिलिटी इंटेलिजेंस, यानी विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, यानी कोई बड़ा काम करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है विशिष्ट बुद्धि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है? अगला आ रहा है त्रिखंड का सिद्धांत, यानी बुद्धि का जो त्रिखंड का सिद्धांत होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यानी थ्री फैक्टर थ्योरी, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। तो यह सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने संशोधित किया। ये सब जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने ही दिया था। तो कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने संशोधित करके 1911 में दिया और उन्होंने बुद्धि का एक और खंड दिया जिसे सामूहिक खंड कहा। चलिए अब जानते हैं कि सामूहिक खंड क्या होता है। कहा जा रहा है कि स्पीयरमैन ने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को जगह दी जो समान योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता से क्या थी, निम्न थी। स्पीयरमैन ने क्या किया? इस खंड में ऐसी योग्यताओं को जगह दी जो कि क्या थी, समान योग्यता से तो श्रेष्ठ थी और विशिष्ट योग्यता से क्या थी, निम्न थी। ठीक। अब जो हम लोग का अगली बुद्धि आएगी वो कौन सी आएगी? अब आएगी बहुखंड या बहुकारक का सिद्धांत। इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये क्या होती है इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में डिस्कशन करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आप लोग क्या किया करिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चला करिए और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चला करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग क्या किया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।